गुड मॉर्निंग आरबीसियंस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जितने भी हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी लोग ये चैनल देखते हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सबका साथ है तो हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए हम लोग यहाँ तक आ रहे हैं। और इतने डिलेज़ के बाद भी आप साथ रहते हो और हमेशा आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं मुझे, रेगुलर आप वॉच करते हो वीडियोस को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो है वो वीडियो हमारे बिहार बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाले हैं फरवरी में। तो उसके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं या ऐसे क्वेश्चंस जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जिनको बोर्ड अक्सर पूछ लिया करता है, तो वो सारे क्वेश्चंस का मॉडल क्या होगा, उसके आंसर्स कैसे होंगे, किस हिसाब से क्वेश्चंस उठाया जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो टोटली BSEB बेस्ड है, यानी कि BSEB एग्ज़ाम। ठीक है, हमारा जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके बेसिस पर ही हमारा ये वीडियो बनने वाला है आज का। ठीक है, तो देखिए हमारे BSEB मॉडल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि इसमें चैप्टर्स जो है ना, जो सबसे ज़्यादा आपको तैयार कर लेने हैं वो मेजर चैप्टर्स जो हैं आपके, वो चैप्टर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 है, फिर आपका चैप्टर 6 है, चैप्टर 11 है, 8 है, 11 है, 12 है, और जो हमारा इकोलॉजी यूनिट है। ठीक है, इकोलॉजी यूनिट जो है हमारा, इस इकोलॉजी यूनिट से मिसलेनियस टाइप क्वेश्चंस, यानी कि इसमें चैप्टर वाइज नहीं, इसमें चारों चैप्टर को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन सभी चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकता है। इसके अलावा जो चैप्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो काफ़ी सिलेक्टेड है जो आपको बता दिया जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। पर इन सभी चैप्टर्स से ना लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 मार्क्स क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 जो है हमारा, ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखिए, इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, और सिर्फ वीडियो ही नहीं, बोर्ड वर्क जो किया गया है उसमें सारे डिटेल्स दे दिए गए हैं कि किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अगर आप एक टॉपिक उठाते हैं तो उस टॉपिक से अगर आप अगर उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं तो उससे आप सिर्फ लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आंसर्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको मैं टॉपिक बताती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक पे इस पे आपको ध्यान देना है। तो जो सबसे पहली हमारी टॉपिक है, दैट must be spermatogenesis, ठीक है। सेकेंड टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज oogenesis। ये दो टॉपिक आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इस दोनों टॉपिक को अक्सर या तो डिफरेंस करते हुए शॉर्ट में मांगा जाता है कि राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, या फिर इसको अलग अलग करके लॉन्ग में बोर्ड पूछ लेता है आपसे कि डिस्कस प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस या डिस्कस प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड टेस्टिस, whereas oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इनसाइड द ओवरी। तो ओवम और स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है ये काफ़ी डिटेल में मैंने आपको अपने वीडियो में दिखा दिया है, और उसमें आप पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि उसका पूरा स्टेप्स क्या है। फिर भी अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप उसकी रिवीजन हमारे प्लेलिस्ट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का जो मॉडल है बेसिकली वो यही है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक है, इस दोनों को आपको ध्यान से कर लेना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए, ये क्वेश्चन, ये सभी टॉपिक्स जो आपको लिखाए जा रहे हैं ये 5 मार्क्स बेस्ड हैं, यानी कि 5 मार्क्स में ये सारे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये भी 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इससे शॉर्ट में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सीधे क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड व्हाट आर इट्स 3 फेजेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और इसके 3 फेज क्या है। तो आपको ऑलरेडी पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होने वाली 1 to 28 डेज की साइकिल है,
जिसमें 3 फेज होते हैं, मेंस फेज होता है, आपका प्रोलिफरेटिव फेज होता है और सिक्रेटरी फेज होता है। ये इतनी सी बात लिखने पे आपको 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर 5 मार्क्स मॉडल की बात की जाए तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करना होगा, इसका जो हार्मोनल ग्राफ है वो बताना होगा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा और इसकी भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में बनी हुई है। ओके, उसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा वो इस चैप्टर से क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस चैप्टर से हो सकता है कि हमारा जो डायग्राम पार्ट है, डायग्राम में टीएस सेक्शन, टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है टीएस ऑफ ओवरी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है मैमेलियन स्पर्म, और हो सकता है मैमरी ग्लैंड। ये कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टूडेंट्स जो आपको बिल्कुल ही देख लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा टाइम पे स्पर्म, और इस बार के जो 2022 के लिए जो मॉडल सेट आया हुआ है उसमें भी स्पर्म के डायग्राम को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, ठीक है। उसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम, ओवरी का टीएस, मैमेलियन स्पर्म और मैमरी ग्लैंड, ये 4 डायग्राम आप ज़रूर देख कर जाएं। इसके अलावा अगर मैं बता दूं तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो रहता ही है, जो बच्चों को 10 से प्रैक्टिस रहता है। क्लास 10 में भी आपने ह्यूमन मेल फीमेल का डायग्राम बहुत बनाया है, तो उसको वो तो आपकी प्रैक्टिस में ही है, पर उसके अलावा इन सब डायग्राम्स पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, टीएस ऑफ ओवरी, मैमेलियन स्पर्म और मैमरी ग्लैंड, ये डायग्राम पार्ट से हो गया। तो ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर कर लें। ये सब लॉन्ग टॉपिक्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, मेंस्ट्रुअल साइकिल, डायग्राम पार्ट, ये सब हो गया। ये सब अक्सर रिपीटेड में से आते रहते हैं, तो आप इतना ज़रूर पढ़ें। चैप्टर तो आपको पूरा पढ़ना है डिटेल में, जितने भी चैप्टर्स हैं सबको पढ़ के जाइए, लेकिन इनको खास तौर से प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये था हमारा चैप्टर 3। उसके बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज चैप्टर 5, ठीक है। तो देखिए चैप्टर 5 की बात मैं कर रही हूँ, तो चैप्टर 5 में मैं आपको बता दूँ, चैप्टर 5 जो है हमारा वो है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स मैंने लिखा है, बट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो जेनेटिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, पर शॉर्ट की बात मैं नहीं कर रही, क्योंकि अगर आप किसी टॉपिक को लॉन्ग के लिए पढ़ेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिक हो जाना है। जैसे एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट रहता है कि व्हाई डिड मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना था। तो ये आपको याद रखना है कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया था। शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, बाइसेक्सुअल होता है, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन, इमैस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू करा सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स है जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चुना था। ओके डन, ये स्टार्टिंग पोर्शन हो गया आपका। उसके बाद जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, डोमिनेंट और रिसेसिव का जो चेन बना हुआ है, उसको भी आप याद कर लें। लेकिन मेनली क्वेश्चन आता है आपका सीधा क्वेश्चन, अगर मैं बताऊं फर्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन अगर मैं बताऊं आपको लॉन्ग क्वेश्चन में, तो ये है आपका मेंडेलियन लॉज। मेंडेलियन लॉज, मेंडल के जो लॉज हैं स्टूडेंट्स, यानी कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जितने भी लॉज मेंडल ने दिए हैं उन लॉज को अच्छे से पढ़िए और उसका प्रूफ ज़रूर देखिए। 5 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस मेंडेलियन लॉज विथ प्रूफ। तो तीनों लॉ लिखकर आपको उसको प्रूफ करना होता है। ये एक मॉडल हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो आता रहता है वो आता है इनके ड्रॉबैक से, जैसे कि आपका कोडोमिनेंस को प्रूफ कीजिए, ठीक है। मल्टीपल एलेलिज्म को प्रूफ कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे शॉर्ट मॉडल। तो कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म ये हमारे शॉर्ट मॉडल हो गए। इनके साथ मैं अगर आपको जोड़ दूं कुछ शॉर्ट में, लिंकेज एंड लिंक्ड जीन्स किसको कहते हैं, ठीक है।
लिंकेज और लिंक्ड जीन्स क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये सब भी रिपीटेड है। इस पर अक्सर शॉर्ट नोट्स बिहार बोर्ड में आ जाती है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कोडोमिनेंस, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मल्टीपल एलेलिज्म, ये मॉडल अगर आप देख रहे होंगे ईयर्स के क्वेश्चन तो उसमें काफ़ी बार इसको रिपीट किया गया है। यानी कि लिंकेज एंड लिंक्ड जीन्स किसको कहते हैं हम, ठीक है। अगर लिंक्ड जीन्स आया तो ठीक, नहीं तो कभी कभी लिंकेज ग्रुप आपसे पूछ बैठता है, लिंक्ड जीन्स या फिर लिंकेज ग्रुप। लिंकेज के साथ कॉम्बिनेशन या तो लिंक्ड जीन का या तो लिंकेज ग्रुप का आपसे पूछा जाता है। अगर इसके साथ कुछ और तीसरी चीज़ पूछी गई तो वो पूछा जाता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, कि डिफाइन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर या हाउ लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर आर रिलेटेड विथ ईच अदर। तो मैं तीनों को एक बार आपको बता दूं कि लिंकेज और लिंक्ड जीन, यानी कि लिंकेज का मतलब होता है जनरेशन्स में कंटिन्यू जीन्स का जाना, इनहेरिट होते रहना, तो ये लिंकेज है। और जो भी जीन्स लिंकेज में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ है कि लिंकेज और लिंकेज ग्रुप बताइए। तो लिंकेज ग्रुप का मतलब होता है जो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की आप बात करते हैं, किसी अगले जनरेशन में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम जितने जीन्स को ले जाता है उसी को हम लिंकेज ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2n = 14 होता है पी प्लांट के लिए क्रोमोसोम नंबर, तो n = क्या होगा 7। तो ये जो हैप्लॉइड कर दिया आपने उसी को हम कहते हैं लिंकेज ग्रुप। अब आती है तीसरी बात कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जो लिंक्ड जीन है उनके बीच में क्रॉस हो जाना, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव का एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाना, जिसके वजह से लिंकेज कंप्लीट नहीं हो पाती। कुछ जीन्स जाते हैं, कुछ वेरी कर जाते हैं, तो इसीलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज के लिए जिम्मेदार मानते हैं। किसको, क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर होने से लिंकेज इनकम्प्लीट रह जाती है, ठीक है। ये हुआ। दूसरी चीज़ मैं अगर आगे बढ़ूँ आपको इस चैप्टर 5 से रिलेटेड, तो आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट आता है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा मॉर्गन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप। जैसे क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने पी प्लांट क्यों सेलेक्ट किया, वैसे ही आता है कि मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी के लिए फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज़ किया। तो जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है सिलेक्शन फॉर फ्रूट फ्लाई, यानी कि फ्रूट फ्लाई को सिलेक्ट क्यों किया गया। ये भी बहुत अच्छे तरीके से हमारे वीडियोस में सारे वीडियोस टॉपिक वाइज बनाए हुए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन सभी क्वेश्चंस को उठाइए और हमारे प्लेलिस्ट पर इनकी वीडियोस सर्च कीजिए और बैठ के पढ़ लीजिए। आपके एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में छूटेंगे ही नहीं। जो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत ही आसान समराइज वे में ये बताया जा रहा है। बस आपको टॉपिक उठानी है और एक रीडिंग कर लेनी है ताकि आप एग्जाम में इसको लिख सके। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सिलेक्शन फॉर फ्रूट फ्लाई। इसके बाद जो पोर्शन आता है वो आता है आपका कि हमारे जो डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। डिसऑर्डर पार्ट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आपका सिकल सेल एनीमिया पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, सिकल सेल एनीमिया। उसके बाद आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सब कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं ना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बिहार बोर्ड के एग्जाम में मांग लिए जाते हैं आपसे कि डिस्कस मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ब्रीफ या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ब्रीफ। तो आपको ना 2-3 डिसऑर्डर्स के बारे में लिखकर उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ऑफ कोर्स ये हमारे प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में बहुत अच्छे ढंग से बना दिया गया है। तो अब सिर्फ आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, आंसर्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। तो ये चैप्टर 5 से कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस, बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो बहुत कम बार वो क्वेश्चंस डायरेक्ट आया हुआ है कि मोनोहाइब्रिड को प्रूफ कीजिए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इस 3 लॉ को प्रूफ करने का मसला ही यही है कि मेंडेलियन लॉज अगर आप प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें आप लॉ ऑफ डोमिनेंस जो प्रूफ करते हैं वो मोनोहाइब्रिड ही है, तो आप आराम से कर सकते हैं। इस लॉज को प्रूफ करना मतलब आपको मोनोहाइब्रिड
मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड ही आप प्रूफ कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चंस को देखिएगा। एक छोटी सी टॉपिक है म्यूटेशन। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग म्यूटेशन से कभी 5 मार्क्स का सवाल नहीं आया है, उसको हमेशा शॉर्ट में रखा गया है कि डिफाइन म्यूटेशन एंड व्हाट आर म्यूटाजेंस। म्यूटेशन क्या है और म्यूटाजेंस क्या है। तो अचानक से किसी भी जीन में चेंज होना म्यूटेशन है, और जिस वजह से जैसे कई सारे केमिकल फिजिकल कॉज हैं जिसकी वजह से जीन्स में चेंजेस आते हैं, तो उन कॉज को हम म्यूटाजेंस कहते हैं। तो आप थोड़ा सा म्यूटेशंस देख लीजिएगा, लेकिन इन सभी टॉपिक्स को ना आपको थोड़ा डिटेल में देख लेना है एक बार। लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये सभी को ना सारे क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिख लीजिए और उन सभी क्वेश्चंस को बार बार वीडियो में जाकर पढ़ लीजिए और नोट्स से याद कर लीजिए। बस इतना काफ़ी हो जाएगा। तो देखिए 2 चैप्टर हमने समराइज किया। अब आ रही है बारी चैप्टर 6 की, जिससे बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिससे अक्सर कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे पढ़े। काफ़ी लॉन्ग पोर्शन दे दिया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में से भी आपको लिमिटेड जो स्टडी करना है वो क्या है। तो देखिए चैप्टर 6 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 जो है हमारा वो है मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। ओके, तो अब हम चैप्टर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं नंबर 1 जो है वो डीएनए मॉडल, डीएनए मॉडल जो कि वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, वॉटसन क्रिक मॉडल जो है इसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि अक्सर बार कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये वॉटसन क्रिक मॉडल का। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है उससे जो क्वेश्चन आता है वो है डीएनए एंड आरएनए डिफरेंस। ठीक है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, इसको ज़रूर तैयार करके ले जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो है आरएनए एंड इट्स टाइप्स, एंड इट्स टाइप्स। आरएनए क्या है और ये कितने टाइप का होता है, यानी कि आरएनए जो है वो कितने टाइप का है और आरएनए का जितना भी टाइप्स है उसका क्या काम है, ये कौन सा काम करता है, क्या करता है, ये चीज़। उसके बाद से नंबर 4 आते हैं हम लोग। नंबर 4 में हमारा जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा तो हमें ट्रांसक्रिप्शन इस बार आपके मॉडल सेट में दिया गया था, मॉडल सेट में भी है, और जो सेंटअप टेस्ट हुआ है उसमें भी ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन पे तो ध्यान देना ही है आपको। ट्रांसक्रिप्शन के अलावा आप ट्रांसलेशन टॉपिक पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि अगर ट्रांसक्रिप्शन सेंटअप में आ चुका है तो ट्रांसलेशन के आने का चांसेस बनता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों बहुत आसान है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद से हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़िएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आता है पॉइंट्स लिखने के लिए कि क्या क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया, वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज नोन एज मेगा प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीटेड है कि मेगा प्रोजेक्ट इसको क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप सब ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़िए, एनसीईआरटी से पढ़िए, क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, वीडियो चैनल से पढ़िए, लेकिन ये ही मॉडल क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। तो ये हुआ पोर्शन। उसके बाद से नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं नंबर 7, तो जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड एंड प्रॉपर्टी, यानी कि जेनेटिक कोड क्या है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि इसकी क्या क्या खासियत है, ये चीज़ भी आपको एग्जाम में ध्यान देनी है, जेनेटिक कोड और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो। उसके बाद से टीआरएनए का स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर ज़रूर देखिए, कंपलसरी है ये, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेड है और इस बार आपका ये सेंटअप टेस्ट में भी उठा था क्वेश्चन कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। बहुत ही आसान, क्लोवर लीफ मॉडल जो है उसी को टीआरएनए कहते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो चैप्टर 6 से रिपीट होते हैं। ऐसे तो पढ़ना सब कुछ होता है, अब उसमें लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है, तो वो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बिहार बोर्ड में बहुत कम आता है, और आता भी है तो शॉर्ट में आता है, तो उसको देख लेना है।
उसके बाद से आपका जो इसके अंदर में पोर्शंस कुछ और भी इम्पॉर्टेंट आ सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट हो गया, वो माइस वाला जो एक्सपेरिमेंट होता है, ग्रिफिथ ने जो माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था, आर टाइप बैक्टीरिया, एस टाइप बैक्टीरिया, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाला एक एक्सपेरिमेंट है, वो आप देख लेंगे। उसके बाद आपका जो आता है नेक्स्ट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ज़रूर देखिएगा, इसमें अक्सर करके क्वेश्चन जो आपका लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड जो है, लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड, तो लैगिंग लीडिंग स्ट्रैंड बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कंटिन्यूअस और सेमी कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, ये बहुत बार आता है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि चैप्टर 6 जो है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आपको करना होगा, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है कि आप अपने मन से इसमें कुछ भी पॉइंट्स नहीं लिख सकते। जैसे होता है ना, खुद से सोचकर कोई पॉइंट्स बना दिया हमने, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव मैनर में ही आंसर करना होता है, इसलिए इसको आपको बिल्कुल प्रॉपरली पढ़ना होगा। अब जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तो ये आप थोड़ा बहुत पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। इकोलॉजी का पोर्शन ले लीजिए, डिफाइन पॉल्यूशन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ पॉल्यूटेंट, राइट अ नोट ऑन एयर पॉल्यूशन, तो इस पे आप ना अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन इन सब चैप्टर्स में आपको टू द पॉइंट लिखना होता है बिल्कुल, तभी जाके आपको मार्क्स मिल पाता है। तो वो पोर्शन जिसमें हम कुछ भी अपने वर्ड्स में अपने मेंटलिटी के अकॉर्डिंग अगर लिख रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्टिव प्रॉपरली होना चाहिए, जो इसका मेन पार्ट है वो ज़रूर ऐड होना है। इसलिए आपको ना इस पोर्शन को काफ़ी डिटेल में करना होगा। इतने क्वेश्चंस आप इस चैप्टर से ज़रूर करें, दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, ओके। ये सारे पोर्शंस आपको कर लेने हैं। इतने क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। इसमें वो सारा पार्ट दे दिया गया है जो कि इस चैप्टर से आ सकता है, और बहुत ही सिंपल वे से मैंने इन सभी चीज़ों को मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ा दिया है। जो पोर्शंस बाकी हैं, बस इस मंथ में 10 डेज़ के अंदर वो सारी वीडियोज़ अपलोड होने वाली हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया था, उसके बाद रुक गया है वीडियो, तो आज आपके लिए शूट होगा वीडियो और आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। हम लोग एनिमल ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग सब कुछ कंप्लीट करेंगे, लेकिन मेजर पार्ट जो है हमारा वो बना हुआ है। जो ज़्यादा टफ है या जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे चैप्टर्स हमारे बने हुए हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़िए। तो ये है हमारा चैप्टर 6। अब आपको ले चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, कि हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है। देखिए, चैप्टर नंबर 8 ऐसे तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हेल्थ की बात होगी। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ कैसे डैमेज होता है, आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, आपकी इम्यूनिटी क्या है। लेकिन टॉपिक आसान होना मैटर नहीं करता, उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर जानकारी होनी भी ज़रूरी है। अब आपसे डिजीज़ के बारे में पूछा जाए और आप इम्यूनिटी लिखिएगा, तो वहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपसे इम्यून सिस्टम के बारे में पूछा जाए, आप किसी और सिस्टम के बारे में लिखेंगे, तो फिर वहाँ पर आपके मार्क्स चले जाएंगे। तो देखिए, चैप्टर 8 जो है हमारा, वो है ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो हेल्थ एंड डिजीज़ की बात जहाँ तक है, तो हेल्थ एंड डिजीज़ से ऐसे तो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे आते रहते हैं, लेकिन पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपसे बात कर लूँ। लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर 1 होता है एड्स। ठीक है, एड्स उसका एजेंट, ठीक है, इसका ट्रांसमिशन, ठीक है, जो भी है, तो इससे एड्स से रिलेटेड पढ़ ही लेना है। एड्स टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एड्स से ही रिलेटेड आ गया आपका HIV वायरस, HIV वायरस का स्ट्रक्चर और इसका रेप्लिकेशन, HIV रेप्लिकेशन, इतना पोर्शन आपको एड्स से पढ़ना है। तो एड्स बीमारी क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। एजेंट इज HIV। ट्रांसमिशन में आपको वही सारे ट्रांसमिशन लिखने हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, बहुत सारा ट्रांसमिशन आप आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद से HIV वायरस में स्ट्रक्चर एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। HIV का डायग्राम जो है HIV वायरस का वो, और ये कैसे इंसान के बॉडी में अपनी कॉपी बनाता है, कैसे ये आपके बॉडी में इंटर करता है और आपके बॉडी में जाकर ये वायरल हो जाता है, कॉपीज़ बनाने लगता है, इस बात को ज़रूर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HIV रेप्लिकेशन। अब दूसरा जो आता है क्वेश्चन वो है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी में आपको क्या याद रखना है, इसका डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर जो मैं बता दूं, कुछ इस तरह से हमने बनाया है वाई शेप मॉडल में। उसके बाद इसके टाइप्स एंड यूज,
किस एंटीबॉडी का क्या यूज़ है। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने एंटीबॉडी पर बहुत ही अच्छे से वीडियो बना दी है। 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी होते हैं और किस एंटीबॉडी का क्या इस्तेमाल है। जैसे शॉर्ट में आपको मैं बता दूं गेम डी, तो IgG यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन, गामा, डेल्टा, ऐसे करके 5 एंटीबॉडीज़ हैं। तो 5 एंटीबॉडीज़ जो है हमारी, उसका क्या यूज़ है, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, ये ज़रूर याद रखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आता है हमारा कैंसर, कैंसर एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो इसका टाइप्स एक बार देखेंगे और इसमें हम देखेंगे ट्रीटमेंट, कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि क्या क्या तरीका से कैंसर को ट्रीट किया गया है। ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए बना दिया गया है। ये सब लॉन्ग पोर्शंस हैं जो जहाँ से क्वेश्चन उठता है। नंबर 4 है आपका मलेरिया। ठीक है, मलेरिया के बारे में कंप्लीट स्टेजेस ऑफ मलेरिया जो है ये आपको पढ़ के जाना है कि मलेरिया में क्या क्या स्टेज है। तो एरिथ्रोसाइटिक और एक्सो एरिथ्रोसाइटिक 2 फेज़ आपको मैंने पढ़ाया है। तो मलेरिया टॉपिक प्लीज़ आप ज़रूर देख कर जाइएगा, उससे ये क्वेश्चन आता रहता है। उसके बाद से अगर हम लॉन्ग की बात करें, अब हम आते हैं लास्ट पोर्शन में, ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़, है ना। ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज़ से ज़्यादातर क्वेश्चन एल्कोहल से उठा हुआ है कि एल्कोहल का ह्यूमन बॉडी पर क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है। तो लीवर पे इसका इफ़ेक्ट, किडनी पर इसका इफ़ेक्ट, या ब्रेन पर इसका इफ़ेक्ट, स्टमक पर इसका इफ़ेक्ट, सोशल पर्सन है अगर वो अल्कोहलिक है तो क्या उस पर बुरा इफेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें ड्रग्स से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी टाइप्स ऑफ ड्रग्स अगर पूछ देता है 2 मार्क्स में कि ड्रग्स क्या है, तो प्लांट से ऑब्टेन किया हुआ प्रोडक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होता है ये। और ड्रग्स जो होता है ये 3 तरह का होता है, हेल्यूसिनोजन की प्रॉपर्टी, स्टिम्युलेंट होते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। ओपियम किस प्लांट से डिराइव किया गया है, कोकीन किस प्लांट से डिराइव किया गया है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, तो ये लॉन्ग पोर्शंस में HIV, एंटीबॉडी, कैंसर, मलेरिया, ये 4 ऐसा पार्ट है जो कि आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में शॉर्ट में मैं बता दूं आपको इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है मॉडल, डिस्कस इम्यूनोलॉजी। ठीक है, सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा इम्यूनोलॉजी को पूरा डिस्कस कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर इम्यूनिटी नहीं, इम्यूनोलॉजी पूछा गया। इम्यूनोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अब आप उसमें लिखेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी लिखेंगे आप, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसके बाद से आप इम्यून सिस्टम में आपके लिम्फोसाइट्स के बारे में लिखेंगे, बोन मैरो के बारे में लिखेंगे, बोन मैरो और लिम्फोसाइट का रिलेशन क्या है वो लिखेंगे। मतलब एक वर्बल रीडिंग आपको इम्यूनोलॉजी पर दे लेनी है। टाइप्स ऑफ सेल, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इसको पढ़ने में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप एक रिवीजन करेंगे वो हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों को ना थोड़ा डिटेल में आप इस चैप्टर से कर लीजिएगा। चैप्टर 8 से इससे क्वेश्चन टच करेगा ही करेगा। और ये 5 क्वेश्चंस जो है इसमें से सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी पर सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, इट्स टाइप, एंटीबॉडी का क्या रोल है, वैक्सीनेशन किस हिसाब से आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल है, ये सारी चीज़ें बिहार बोर्ड मॉडल में आती रहती हैं। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा चैप्टर नंबर 11 पे। ठीक है, अब चैप्टर 11 और 12 को हम एक साथ ले लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ चैप्टर है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और उसका यूज़। तो प्रिंसिपल में देखिए, इसमें एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अगर आपको लगे कि ये पोर्शन बहुत बड़ा है, इस पूरे पोर्शन को याद करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा, बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन का मॉडल दूसरा भी उठा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार इसको आप पढ़ लेते हैं ना, तो इससे इसके अंदर से आने वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जैसे क्या क्या क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है, जैसे आपको मैं बता दूँ, इसके अंदर से प्लाज्मिड या PBR 322, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर 5 मार्क्स और 2 मार्क्स, दोनों में से कोई भी। उसके बाद से आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये आ सकता है। उसके बाद PCR टेक्निक पे शॉर्ट नोट्स, ये आपको अभी तक मैंने
अभी इसकी वीडियो बनाई नहीं है मैंने, मुझे बनाना है इसकी वीडियो। तो पीसीआर टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका कि पीसीआर टेक्निक को पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, ठीक है। तो अगर आप ये टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो इसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस आपसे आराम से बन जाएंगे। और रहा सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं अक्सर इससे पूछा जाता है, कुछ इंजाइम्स का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि मॉलिक्यूलर सीजर किसको कहते हैं, तो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस को कहते हैं, लाइगेज का क्या काम है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो इसके अंदर से आपका उठ जाएगा। तो ये प्लाज्मिड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर टेक्निक, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है नेक्स्ट पार्ट जो आपका आ सकता है, नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस में आप यहाँ पे जीन गन मेथड इसको ज़रूर कीजिए, जीन गन मेथड क्या होता है, ठीक है। इसके पहले वाला जो चैप्टर मैंने चैप्टर 5 जो जेनेटिक्स डिस्कस किया उसमें एक टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जेल प्लेट फॉर्मेशन का तरीका बताया गया है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपको जेल प्लेट या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसके बारे में थोड़ा आइडिया उससे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर टेक्निक, जीन गन मेथड, ये टोटल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में बना हुआ है। तो आपको चैप्टर 11 से ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है ना इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन मेन पार्ट है चैप्टर 12। चैप्टर 12 जो है उससे एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन आता है आपका कि डीएनए जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, जैसे कि चैप्टर 12 सीधा क्वेश्चन देता है आपको कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो दो फील्ड, एक तो एग्रीकल्चर, ठीक है, और दूसरा मेडिसिन, इस दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है। कभी कभी बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं और एग्रीकल्चर के फील्ड में ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपसे क्वेश्चन मांगा जाएगा। तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर का नाम देखते ही आपको यहाँ पर जीएमओज के बारे में बताना होगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ आपको जो बतानी होगी वो बताना होगा बीटी टॉक्सिन पर नोट लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बता सकते हैं। ये 2-3 पोर्शन ऐसे हैं जिनको लिखते ही आपका एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन स्ट्रेट आता है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी किस हिसाब से सपोर्टिव है ये बताएं। तो आपको ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड जीएमओज यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो कह लीजिए आप, उसके बाद बीटी टॉक्सिन का रोल कि वाई बीटी टॉक्सिन इज नोन एज बीटी कॉटन, ये सारी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। उसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस जो फंगस जो है उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो है एमआरएनए की साइलेंसिंग के लिए यूज़ होता है ताकि आगे का ट्रांसक्रिप्शन हो ही ना। तो आप एक बार इसको पढ़ेंगे। उसके बाद मेडिसिन में जैसे ही बात आएगी तो मेडिसिन को बहुत आसानी से हम लोग मेडिसिन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ आपसे पूछा जाएगा कि बायोटेक्नोलॉजी को मेडिसिन के फील्ड में कैसे यूज़ किया गया। कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर 2 चीज़ के बारे में डिटेल दे देनी है, जैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, इंजीनियर्ड इंसुलिन यानी कि इंसुलिन कैसे बनाई गई, ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल। और दूसरा नंबर आप दे देंगे जीन थेरेपी, ठीक है। अगर इस दोनों को आप एक्सप्लेन करते हैं तो आराम से आपको 5 मार्क्स इस पे मिल जाएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ बताया गया है ना वो मेडिसिन के फील्ड में बताया गया है कि मेडिसिन किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो मेडिसिन हमारा इंसुलिन बनाने में और जीन थेरेपी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं उन सभी क्वेश्चंस को प्लीज़ आप ध्यान से पढ़िए और यकीन कीजिए ये सारे क्वेश्चंस ही आपको मिलने हैं एग्ज़ाम में और इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जिनको पढ़ने के बाद इनके अंदर से आया हुआ क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आ जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या एप्लीकेशन है, तो उसके लिए तो आपको ये तीनों पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है और डायरेक्ट आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बीटी टॉक्सिन, जीएमओज एंड जीन थेरेपी, तो आपने इसके लिए पढ़ा पर आप शॉर्ट नोट्स भी आराम से लिख पाएंगे। अक्सर करके बीटी टॉक्सिन पर शॉर्ट नोट्स आता रहता है, तो अगर आप बीटी टॉक्सिन याद करते हैं तो एग्रीकल्चर में तो आप इसको लिख ही लेंगे और साथ में आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी तैयार हो गए। तो ये डिटेलिंग्स है।
ये सारी डिटेलिंग्स आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उसका एक हैंड रिटन नोट्स क्वेश्चन आंसर के साथ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आरबीसीएंस ओनली हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी फ़ाइल PDF बनाकर अपलोडेड है। जो हैंड रिटन आंसर्स हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इंग्लिश में और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्वेश्चन आंसर हिंदी में लिखकर उस पर अपलोडेड है। तो आप चाहें तो वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से कॉपी में लिखकर उसकी स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको सारे सॉल्यूशंस बताए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं हम, जहाँ से बच्चे जो है आराम से कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता है क्योंकि सब्जेक्टिव लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हर बच्चा एग्ज़ाम में लिखता है, फिर भी मार्क्स वैरी हो जाता है क्योंकि सबके लिखने का जो प्रॉपर वे है ना वो अलग है। तो आपको वो क्वेश्चन आंसर्स एक बार रीडिंग करना है अगर, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आरबीसीएंस ओनली, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेगा। ओके, तो आप इतने सारे काम कीजिए। उसके बाद आपके लिए जो जहाँ पे वीडियो हमने छोड़ी है दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, उससे आगे की वीडियो एनिमल ब्रीडिंग बहुत जल्दी आ रही है और प्लांट ब्रीडिंग, उसको पूरा करते ही हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको कर लेंगे। ठीक है, तो इतना पोर्शंस पहले कंप्लीट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको करना ही करना है। उसके बाद आपका एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेगा। ओके, टिल देन प्लीज़ टेक केयर, हैव अ सेफ डे, थैंक यू, बाय बाय।